एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है निशिनो और वो अब सोकर उठ चुकी है। जिसके बाद वो स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगती है, लेकिन वहीं पर नहाते हुए वो काफी ज्यादा चिंता में लग रही होती है और किसी चीज के बारे में तो सोच रही होती है। जिसके बाद वो अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। वहाँ पर वो गेट को खोलती है, जिसके बाद उसे ऐसा लगता है कि उसके गेट के बाहर काफी सारे रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेने आए हैं। इसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन तभी उसको रियलाइज होता है कि ये तो उसका वहम है और अब उसकी आंखों के सामने उसका ड्राइवर खड़ा होता है। उसका ड्राइवर निशिनो से पूछता है क्या हुआ, लेकिन वो कोई भी रिप्लाई नहीं करती है और कहती है कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो स्कूल में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश लगती है और हमें पता लगता है कि निशिनो पूरे स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर है। सभी स्टूडेंट निशिनो को गुड मॉर्निंग करते रहते हैं और निशिनो भी उन्हें रिप्लाई करती है गुड मॉर्निंग। वहीं पर स्कूल के अंदर पहुंचने के बाद निशिनो देखती है कि एक लड़का वहाँ पर खड़ा होता है, जिसको देखकर वो कहती है कि ये लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उस लड़के का नाम होता है कागनो। उसके ग्रेड्स बिलो एवरेज है और साथ ही साथ उसके लुक भी ऑर्डिनरी है। जिसके बाद निशिनो कागनो को गुड मॉर्निंग करती है। वही कागनो निशिनो को गलत नाम पुकारकर निशिमुरा कहकर उसे गुड मॉर्निंग कहता है। वहीं पर निशिनो अपना गुस्सा कंट्रोल करके कागनो को बताती है कि मेरा नाम निशिमुरा नहीं है। तभी कागनो कहते हैं कि तुम एक एनपीसी हो और मुझे सिर्फ उन लोगों के नाम याद रहते हैं जो कि मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। माफ करना, आजकल मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, इसलिए शायद से मैं तुम्हारा नाम भूल गया हूँ। ये सुनकर निशिनो कहती है तो ये एक मिस्टेक थी। जिसके बाद वो मन में कहने लगती है कि तुम मेरी क्लास में मेरे ही साइड में 3 महीने से बैठे हुए हो और तुम्हें अब तक मेरा नाम याद नहीं हुआ है। वो कागनो को माफ करके कहती है कि कोई बात नहीं, गलती तो सभी से होती है। तो कागनो कहता है माफ करना, तुम्हारा नाम तो निशितानी है ना। ये सुनकर निशिनो परेशान हो जाती है और कागाने को अपना रियल नेम बताकर कहती है कि मैं हूँ निशिनो और मेरा पूरा नाम है अकाने निशिनो। उनकी कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद कागनो क्लासरूम में जाने लगता है। वहीं पर निशिनो कागनो को नीचे से देखकर कह रही होती है कि कागनो का क्राइम ये नहीं है कि ये मेरा नाम गलत लेता है, इसका क्राइम ये है कि ये मेरी तरफ कभी भी देखता नहीं है। इसकी आंखें मेरी डायरेक्शन में तो आती है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कहीं और ही देख रहा है। और जब भी मैं इसके बारे में ये बात याद करती हूँ तो मुझ में इसके लिए हेट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जिसके बाद हम लोग क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी स्टूडेंट निशिनो को घेर कर उससे ये बात कह रहे होते हैं कि तुम नेक्स्ट ड्रामा में मेन रोल करने वाली हो ना। ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है और हम लोग तुम्हें देखने जरूर आएंगे। वही निशिनो मन में कहने लगती है मैंने अपनी पावर में सब कुछ किया है ताकि मैं कागनो के साथ इंटरेक्ट ना कर पाऊं। अगर मेरा बस चलता तो मैं इसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देती, लेकिन कुछ रीजन की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाई। वहीं हमें कागनो को दिखाया जाता है जो कि क्लासरूम में सबसे अकेला बैठा हुआ 20,000 से भी ज्यादा टाइम हैंड ग्रिपिंग कर रहा होता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि निशिनो वॉशरूम में जाती है। जिसके बाद वो बताती है कि जब वो मिडिल स्कूल में थी तो एक इंसिडेंट के कारण उसे अपने शो बिजनेस से ब्रेक लेना पड़ा और उसी इंसिडेंट की वजह से सारे रिपोर्टर उसको घेर लिया करते थे। निशिनो बताते कि उस इंसिडेंट के बाद से वो अपने आप को एक मास्क के पीछे छुपाती आ रही है। जिसके कागनो को दिखाया जाता है जो कि स्कूल की टेरेस पर होता है और एक बुक पढ़ रहा होता है जिसके अंदर मैजिक की चीज लिखी होती है। उसको देखकर वो कहता है कि मुझे और पावर चाहिए। जिसके क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर किसी स्टूडेंट से कहती है कि क्या कोई स्कूल फेस्टिवल में हेल्प करना चाहेगा। तो निशिनो हाथ खड़ा करके कहती है मैं हेल्प कर सकती हूँ। जिस पर टीचर से मना करके कहती है नहीं, तुम्हारी आज एक्स्ट्रा क्लास है तो तुम हेल्प नहीं कर पाओगी। जिस पर सभी स्टूडेंट भी निशिनो से हंस के कहते हैं कि तुम इतनी बिजी रहती हो कि तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास लेने की जरूरत पड़ती है। साथ साथ टीचर कागनो से भी हेल्प मांगती है तो कागनो टीचर से हाँ कर देता है। जिसके बाद निशिनो अकेली क्लासरूम में बैठी होती है और वो कहने लगती है कि वो इतने दिनों से टीचर की पेट बनकर रह रही है ताकि सारे स्टूडेंट और टीचर उसे पसंद करें। उसने इस चीज का पूरा ध्यान रखा है कि कोई भी उसे नफरत ना करे और इसी तरीके से वो अपनी लाइफ में जीती आई है। जिसके बाद उसे किसी पियानो की बजने की आवाज आती है तो पता लगता है कि वो पियानो कागनो बजा रहा होता है। क्लास खत्म होने के बाद निशिनो अपने ड्राइवर को कॉल लगाती है ताकि वो उसको लेने आ जाए, लेकिन उसका ड्राइवर कॉल नहीं उठा रहा होता है। तो हमें पता लगता है कि कुछ गुंडे लोग निशिनो के ड्राइवर को बुरी तरीके से मार रहे होते हैं और उसको बेहोश कर देते हैं। ड्राइवर के कॉल ना उठाने पर निशिनो सोचती है कि वो अकेले घर खुद चली जाएगी, तो वो अब घर जाने लगती है। वहीं पर हमें पता लगता है कि कागनो उसे जाता हुआ ऊपर टेरेस से देख रहा होता है। जिसके बाद निशिनो घर जा रही होती है और वो कह रही होती है कि मैं उस इंसिडेंट के बाद से कभी भी घर अकेले वापस नहीं गई। जिसके बाद निशिनो को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसे लगता है कि वो वहम है। लेकिन वो जैसे पीछे दोबारा मुड़ती है तो उसे दिखाई देता है कि एक बंदा उसके पीछे खड़ा होता है। जिसको देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो कहने लगती है कि ये दोबारा नहीं होना चाहिए। वो दौड़ने लगती है, तभी उसके सामने एक गाड़ी आ जाती है जिसमें से एक बंदा निकलकर निशिनो को पकड़ लेता है और उसे बेहोश करने लगता है। वहीं पर निशिनो की थोड़ी सी आंख खुली रहती है जहाँ पर से वो कागनो को देख पा रही होती है, लेकिन कागनो वहां से बिल्कुल भी हिल नहीं रहा होता है। जिसके बाद निशिनो बेहोश हो जाती है तो वो लोग अब निशिनो को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद हमें देखते हैं कि काफी समय बाद निशिनो को होश आता है, जहाँ पर वो देखते हैं
कि वो बंधी हुई है। वही गुंडा निशिनो से कहने लगता है कि तुम एक पॉपुलर फैमिली से आती हो और तुम्हें रात के टाइम में अकेले घूमना नहीं चाहिए था। तभी दूसरा गुंडा भी उससे कहने लगता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, जैसे हम लोग को पैसे मिल जाएंगे हम इस लड़की को यहाँ से जाने देंगे, इतनी बकवास करने की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। वहीं पर में कागनो को दिखाया जाता है जो कि गेट के बीच में से अपने फोन की मदद से देख रहा होता है कि अंदर क्या चल रहा है। जिसके बाद वो अपने बैग के पास आता है और वो अपने हाथ में से वेट नीचे गिरा देता है और वो अपने बैग को खोलता है जिसके अंदर एक मास्क पड़ा होता है। वहीं पर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किडनैपर निशिनो के साथ बुरी हरकतें करने की कोशिश कर रहा होता है। वो निशिनो से कहता है कि ये दूसरी बार है ना जब तुम किडनैप हुई हो। पहली बार जब तुम किडनैप हुई थी मिडिल स्कूल में, जब तुम्हें एक स्टोकर ने तुम्हें किडनैप करके तुम्हारे साथ बुरी हरकतें करने की कोशिश करी थी। वो किडनैपर निशिनो के कपड़े निकाल कर कहने लगता है कि मैं तुम्हें उससे ज्यादा अच्छी मेमोरीज देने वाला हूँ। तभी उन्हें ऊपर से कहीं से आवाज आने लगती है तो वो देखते हैं कि ऊपर तो खिड़की के पास कोई होता है। वो असल में कागन होता है लेकिन उसने मास्क लगाया होता है तो कोई भी उसको पहचान नहीं पा रहा होता है। जिसके बाद वो कांच तोड़कर अंदर आ जाता है। वो लोग उससे पूछने लग जाते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन। तो कागनो बताता है कि मैं तो सिर्फ एक स्टाइलिश सा एक स्लेयर हूँ। जिसके बाद वो किडनैपर गुस्से में आके कागनो के ऊपर हमला करने लगते हैं गन निकाल कर, लेकिन कागनो भी एक चाकू जैसी चीज निकाल कर उसके ऊपर मारता है और उसके बाद काफी ज्यादा तेज स्पीड में जाकर उस बंदे को पकड़कर एकदम जमीन पर फेंक देता है। जिसके बाद वो उसके मुंह पर काफी जोर जोर से लात मारने लगता है। वहीं पर दूसरा किडनैपर कागनो की तरफ देखकर हंसता है। जिसके बाद वो बंदा अपनी गन को नीचे गिरा देता है और कागनो से कहने लगता है कि मैं काफी ज्यादा बोर हो गया था। पहले मैं आर्मी में रहा करता था लेकिन अभी छोटे मोटे किडनैपिंग के काम करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, तो शायद से तुम मुझे अच्छी लड़ाई दे पाओगे। वहीं कागनो भी कहने लगता है कि ये परफेक्ट है, मैं भी किसी आर्मी वाले से लड़ना चाहता था। जिसके बाद उन दोनों के बीच की लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं पर आर्मी वाला किडनैपर कागनो के ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ रहा होता है और कागनो का थोड़ा खून निकाल देता है। वहीं पर कागनो अचानक से खड़ा होता है और उसके हाथ में एक क्रोबार आ जाता है। वहीं पर वो मिलिट्री वाला बंदा कहने लगता है कि तुम इस क्रोबार से मेरे को नहीं हरा पाओगे। मैं मानता हूँ कि तुम एक अच्छे फाइटर हो लेकिन तुम मुझे अभी नहीं हरा पाओगे। अगर तुम्हें मुझे हराना है तो तुम्हें मेरे सीधा हेड पर एम करना होगा, लेकिन मैं तुम्हें अटैक करने ही नहीं दूंगा। तभी अचानक से कागनो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और काफी ज्यादा तेज स्पीड में उस बंदे के ऊपर अटैक करता है और उसके हाथ को पूरी तरीके से कुचल देता है क्रोबार से। कागनो से बताने लगता है कि वो क्रोबार के असली पोटेंशियल पर पहुंच चुका है और अगर बात करी जाए कैसे, तो उसने रात के टाइम में मोटरसाइकिल गैंग को हराया है और इसी चीज से उसकी काफी प्रैक्टिस हो गई है। ये सुनकर वो बंदा डर जाता है और कागनो किससे कहने लगता है कि तो तुम वही बर्जर्कर हो जिसके बारे में लोग बात करते आ रहे हैं। तभी वो बंदा जाकर गन उठाने लगता है लेकिन कागनो से पहले पहुंचकर उसके पैर पर काफी ज्यादा जोर से हमला करता है। जिसके बाद वो बंदा खड़ा ही नहीं रह पा रहा होता है। ये कागनो इसी मौके का फायदा उठाकर उसको काफी ज्यादा सर पर वार करने लगता है कि निशिनो भी इस लड़ाई को नहीं देख पा रही होती है और उस पूरी रात उस बंदे की चीख सुनाई देती है। जिसके बाद कागनो उन बंदों की पूरी बुरी तरीके से हालत करता है। जिसके बाद कागनो निशिनो के पास जाने लगता है तो निशिनो काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो निशिनो की मुंह की पट्टी खोल लेता है और उसे कहता है कि रात के टाइम में सेफली घर जाया करो। जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाता है और टेरिस पे आ जाता है। तब कागनो कहने लगता है कि अगर मैं एक सोल्जर के साथ इस तरीके से लड़ पाया हूँ तो मैं कभी भी एमिनेंस इन द शैडो नहीं बन पाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस और निशिनो के पेरेंट्स पहुंच जाते हैं। निशिनो बताती है कि उसके डैड ने अपनी पावर का यूज किया ताकि किसी भी पब्लिक को इस इंसिडेंट के बारे में ना पता चले और एंड में जिसने उसकी जान बचाई उस लेयर की वो आइडेंटिटी भी नहीं जान पाए। जिसके बाद नेक्स्ट सुबह का हम लोग सीन देखते हैं जहाँ पर निशिनो स्कूल में आती है, सभी लोग को गुड मॉर्निंग करती है और इस बार जब वो कागनो से मिलती है तो कागनो उसका इस बार सही नाम लेकर उसे गुड मॉर्निंग करता है। जिसको सुनकर निशिनो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि इसने तो मेरा नाम सही से लिया है। जिसके बाद वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब इस बार मेरी आंखों में डायरेक्टली देख रहा है। मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि कागनो मेरी तरह ही है, वो अपनी जिंदगी को एक मास्क के पीछे ही छुपाकर जीता है और ये थॉट मेरे दिमाग में कभी भी पहले नहीं आया और मैं इस बारे में अब कभी नहीं जान पाऊंगी। क्योंकि नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि निशिनो की एक टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि कागनो नाम का एक हाई स्कूल बच्चा एक ट्रक से टकराकर मर चुका है और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने पर पता लगा कि इस एक्सीडेंट में ड्राइवर की गलती थी जिसकी वजह से कागनो मारा गया। जिसके बाद कागनो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो बताता है कि जब सभी लोग छोटे होते हैं तो उनका एक ड्रीम होता है कि उन्हें एक हीरो बनना है। उसी तरीके से कागनो को भी एक हीरो बनना था, लेकिन जैसे जैसे लोग बड़े होते गए उनके अंदर का ये ड्रीम, हीरो बनने वाला ड्रीम खत्म होता गया। लेकिन मैं उन लोगों से अलग था, मेरे अंदर अलग ही पैशन था हीरो बनने का। मैंने हर स्किल को मास्टर किया ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बनता जाऊं। वो मास्क के पीछे सब कुछ छुपा के रखता था। वो स्कूल में दिखाता था कि वो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है जिसके ग्रेड बिल्कुल नॉर्मल है और वो बिल्कुल हार्मलेस है उनके लिए, लेकिन मास्क के पीछे वो ट्रेनिंग करता था ताकि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता रहे। लोग हमेशा अपने हीरो बनने के ड्रीम को छोड़ देते हैं जिससे मुझे काफी बुरा लगता है, लेकिन फिर भी मैंने अपने ड्रीम को नहीं छोड़ा, मैंने मेहनत करती रही।
लेकिन लगता है अब टाइम आ गया रियलिटी को फेस करने का। मैं इस वर्ल्ड में सारी मार्शल आर्ट और सारी चीजों को अगर सीख भी जाऊं तो मैं वैसी ओवरवेलमिंग पावर नहीं पाऊंगा जैसे कि हम लोगों ने स्टोरीज में सुनी है। ज्यादा से ज्यादा मैं कुछ गुंडों से लड़ सकता हूँ, लेकिन तब क्या होगा जब मुझे पूरी तरीके से सोल्जर घेर लेंगे अपनी गन लेकर, तो उस टाइम पर मैं क्या करूंगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर मैं इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बन गया तो मैं शायद से इनको हरा पाऊंगा। लेकिन मेरा तब क्या होगा जब आसमान से न्यूक्लियर मिसाइल मेरे ऊपर गिर जाएगी, मेरी सारी मसल, मैंने जितनी भी स्किल पाई है वो सब कुछ इवापोरेट हो जाएगी। और इसी को हम लोग ह्यूमन बॉडी कहते हैं। मुझे एक ऐसा बीइंग बनना है जिसकी कोई भी लिमिट ना हो, जिसकी बॉडी न्यूक्लियर बॉम्ब से इवापोरेट ना हो पाए। जिसके बाद हम लोग देखते कि कहानी में आ जाता है ट्विस्ट। ये बंदा हो जाता है अब रिइनकार्नेटेड दूसरे वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे काफी सारी लड़कियां खड़ी होती है। वो उससे कहती है कि हमने उसको पूरी तरीके से सराउंडेड कर लिया है, उसके पास भागने के लिए कोई भी जगह नहीं रह रही है। वहीं दूसरे कहते हैं कि जैसा आपने प्रिडिक्ट किया था वैसा ही हुआ है, आपके प्लान के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें हुई है। तो दूसरे कहते हैं कि हमने इतने सालों में इतना बड़ा हंट कभी नहीं किया है, हम लोग इस चीज के लिए वेट नहीं कर सकते हैं। और बाकी कहते हैं हम लोग आपके ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि और भी ज्यादा यही लोग पूरे टाउन की तरफ फैले हुए हैं, जहाँ पर कागनो कहते हैं ये काफी अच्छा है, मुझे नहीं पता क्या अच्छा है लेकिन ये काफी अच्छा है। मुझे न्यू वर्ल्ड के अंदर न्यू लाइफ ब्लेसिंग के तौर पर मिली है और मैं जैसा दूसरे वर्ल्ड में चाहता था मुझे इस वर्ल्ड में मिल गया है। जो मुझे पावर चाहिए थी मैजिक की, वो मुझे यहाँ मिल चुकी है। जिसके बाद कागनो सभी लोगों को ऑर्डर देता है चलने के लिए और बाकी सभी लोग भी जाने लगते हैं। वहीं कागनो सबसे ऊपर होता है और वो कहने लगता है, वो कहता है कि इस बार मैं करके दिखाऊंगा, मैं कुछ भी करके दिखाऊंगा, मैं कुछ भी त्यागूंगा और मुझे वहां पर पहुंचना है। मुझे इस वर्ल्ड में हीरो नहीं बनना है, ना ही मुझे इस वर्ल्ड का लास्ट बॉस बनना है। मुझे एक ऐसा पर्सन बनना है जो कि स्टोरी को शैडो में से कंट्रोल करे। मैं लोगों को ग्रेटनेस दिखाऊंगा, मैं बनूंगा एमिनेंस इन द शैडो। और यहीं पर हो जाता है एपिसोड खत्म। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम लोग कागनो को देखते हैं जो कि कहते हैं मुझे याद नहीं कि ये सब शुरू कैसे हुआ, लेकिन मुझे शुरुआत से ही एमिनेंस इन शैडो बनना था। तभी एक लड़की जिसका नाम एल्फा होती है वो कागनो से कहने लगती है कि जैसा तुमने कहा था लगता है वो सच हो गया है। मैंने एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर थोड़ा पढ़ा और उसमें मुझे कल्ट ऑफ डियाब्लो के बारे में कुछ बात पता चली। कहती है जितना हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं वो उतने ही ज्यादा पावरफुल लगते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनको संभाल लूंगी। ये सुनकर कागनो कहते हैं नहीं, हम लोग शैडोज में घूमते हैं और शैडोज में ही हंट करते हैं। ऐसा बोलकर कागनो मन में सोचने लगता है हाँ यही मैं चाहता था और इस तरीके से मैं एक एमिनेंस इन शैडो बन चुका हूँ। अगले सीन में वही टीवी की न्यूज दिखाई जाती है जहाँ पर कागनो अपनी पिछली लाइफ में मर जाता है और अब इस बार वो एक रिइनकार्नेटेड होकर एक बच्चा बन चुका है। कागनो की न्यू डेड कहने लगती है ये कितनी अजीब बात है, ये बच्चा रो ही नहीं रहा। तो अब कागनो को समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है, इसलिए वो काफी ज्यादा अजीब तरीके से रोने लगता है और बाकी सभी लोग भी पैनिक होने लगते हैं। वहीं कागनो सोचने लगता है आखिरकार ही हो क्या रहा है, तो उसे रियलाइज होता है कि हाँ उसका अब रिइनकार्नेशन हो चुका है। तभी हमें कागनो की न्यू बहन क्लेयर दिखाई जाती है जो कि कागनो को देखकर काफी खुश रहती है। वहीं कागनो ये सेंस कर पा रहा होता है कि एयर के अंदर काफी सारी मैजिकल एनर्जी है और वो कहने लगता है कि पिछली लाइफ में उसका ड्रीम था मैजिक पावर पाना ताकि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर पाया था। लेकिन अब उसे एक चांस मिला है इस पावर को क्लेम करने का और अब कागनो डिसाइड करता है कि इस पावर से वो काफी स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। काफी साल बीत जाते हैं। कागनो अपनी बहन के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो बताता है कि उसका जन्म बैरन कागनो के सन के तौर पर हुआ है और काफी जनरेशन से उसकी फैमिली में से काफी लोग डार्क नाइट बनते हैं। डार्क नाइट अपने मैजिक का यूज करके अपनी फिजिकल एबिलिटीज को एनहेंस कर सकते हैं। वहीं कागनो ट्रेनिंग में एक पत्थर के अंदर एक डैगर को मार के तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और वो बताने लगता है कि सभी की होप उसकी बहन के ऊपर है क्योंकि वो ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और सभी को लगता है कि इस फैमिली की उत्तराधिकारी वही बनेगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि क्लेयर उस सामने पड़े काफी बड़े पत्थर को काफी इजीली से तोड़ देती है, जिसके बाद वो कागनो बाकी सभी के साथ अपनी बहन के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं और कहते हैं कि उसकी बहन काफी टैलेंटेड है। लेकिन वहीं पर वो एक एवरेज ऑर्डिनरी डार्क नाइट है जो कि अभी ट्रेनिंग पर है, लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा है। कागनो सभी के सामने वीक होने की नाटक कर रहा है, असलियत में वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और रात के टाइम का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कागनो काफी सारे लोगों को मार रहा होता है, काफी ज्यादा हंस भी रहा होता है और वो उन बैंडिट को मारने पर काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहा होता है। जिसके कागनो से कहता है कि आखिरकार मनी कहाँ पर है, लेकिन वो बैंडिट उसका जवाब नहीं देते हैं, जिसके से कागनो को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्लाइम की बनी हुई स्वॉर्ड से उन सभी बैंडिट्स को मार देता है। तभी अचानक से एक बंदा कागनो के ऊपर पीछे से हमला कर देता है और कागनो को भी थोड़ी चोट लग जाती है, लेकिन उसका स्लाइम का बना हुआ सूट उसे वापस से हील कर देता है और कागनो उस बंदे को काफी बुरी तरीके से मार देता है। तभी अचानक से कागनो को किसी की आवाज आती है तो वो पीछे देखता है कि क्या ये कोई केज है, क्या इसके अंदर कोई स्लेव है। तो उसे पता लगता है कि उस केज के अंदर एक अजीब सा ही क्रिएचर होता है। वो उसे देखकर कहते हैं कि तुम अब से सड़ना शुरू हो चुकी हो, लेकिन तुम फिर भी जिंदा हो, तो क्या इसका मतलब है कि तुम पोजेस हो। जिसके बाद कागनो उसके ऊपर हाथ लगाता है और उसे पता चल जाता है कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। वो कहते हैं कि इस वेवलेंथ को उसने पहले फील किया हुआ है, ये तो सिर्फ एक मैजिकल ओवरलोड है।
उसके बाद कागनो स्माइल करता है और कहता है कि मैं इसका यूज कर सकता हूँ, ये मेरी बॉडी तो नहीं है तो मैं अपने आप को बिना चोट पहुंचाए इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। जिसके कागनो उसे अपने घर ले आता है और उसके ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है, लेकिन काफी सारे एक्सपेरिमेंट उसके फेल हो जाते हैं। लेकिन फाइनली 1 महीने बाद वो उस क्रिएचर के ऊपर से उस मैजिकल ओवरलोड को हटा पाता है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर एक लड़की में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जो कि एक एल्फ लड़की होती है। तभी कागनो देखता है कि वो लड़की जागने वाली होती है, इसलिए वो दूर जाकर बैठ जाता है और कहता है कि ये शैडो इन द एमिनेंस का पहला इंप्रेशन है तो मुझे अच्छा दिखना होगा। जिसके बाद वो लड़की जाग जाती है। उसे देखकर वो कहते हैं कि तो तुम जाग गई हो। कागनो उस लड़की से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे ऊपर का कर्स हटा दिया है। तो वो लड़की कहती है कौन सा कर्स? तो कागनो कहता है कि तुम्हारे ऊपर काफी बुरा कर्स हुआ था, जिससे कि तुम काफी अजीब क्रिएचर में कन्वर्ट हो गई थी। ये कर्स तुम पर लोगों ने काफी समय पहले किया था, तुम्हें ये समझ के कि तुम हीरोज के डिसेंडेंट हो इसीलिए। जिसके बाद वो उसे एक स्क्रिप्चर बुक दिखा के कहता है कि तुमने तो इस बारे में पढ़ा ही होगा ना कि 3 हीरोज एक डीमन डियाब्लो को मार देते हैं और वर्ल्ड को बचा लेते हैं, लेकिन मरने से पहले डियाब्लो ने तुम्हारे ऊपर एक कर्स कर दिया था, जिसकी वजह से तुम ऐसी क्रिएचर बन गई थी। असलियत में अर्ल ये सब एक कहानी बना रहा होता है और उसे झूठ कह रहा होता है। और उसके बाद वो उसे कहता है कि तुम्हें मास्टरमाइंड का नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम उसका नाम जानकर काफी बड़े डेंजर में आ जाओगी। इस पर एल्फ कहती है नहीं, मैं उसका नाम जानना चाहती हूँ। तो अर्ल एक पीछे पड़ी बोतल के ऊपर नाम देखता है कल्ट ऑफ डियाब्लो, और फिर उसे बता देता है कि कल्ट ऑफ डियाब्लो ही है जो कि ग्रेट डीमन को वापस से रिवाइव करना चाहते हैं। कागनो से कहते हैं कि वो उनका ग्रुप कभी भी दिन की डे लाइट में नहीं आता, इसलिए वो रात के शेडो में कल्ट ऑफ डियाब्लो की इविल स्कीम को खत्म करना चाहता है। जिसके कागनो अपने डार्क फॉर्म में आ जाता है और उसे अपना नाम कहता है कि मेरा नाम शेडो है, मैं वो हूँ जो शेडो में रहता है और शेडो के अंदर ही हंट करता है। वो कहता है कि उसका पाथ काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसे अपने मिशन को पूरा करना ही होगा। जिसके बाद कागनो उस लड़की को कहता है चाइल्ड ऑफ हीरो, क्या तुम मेरे पाथ पे चलने के लिए तैयार हो? लड़की सोचने लगती है और कहती है कि जब उसे एक कर्स मिल गया था तब उसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन अब तुमने उसे ठीक कर दिया, तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तो मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी, चाहे मुझे अपनी लाइफ भी तुम्हें देनी पड़े। के बाद वो कागनो से हाथ मिलाती है। वही कागनो कहने लगता है ये सब कहानी तो मैंने बनाई है, यानी कि उसने झूठ बोला ये सब। वो एल्फ से कहने लगता है कि अभी फ्यूचर में हम लोग काफी पावरफुल गवर्नमेंट लीडर से भी लड़ सकते हैं, जिन्हें हमारे रूल्स पसंद नहीं होंगे, तो तुम उनका क्या करोगी? जिस पर एल्फ कहती है चाहे हमारे बीच में जो भी आए मैं उन्हें मर्सी नहीं दिखाऊंगी। ये सुनकर कागनो बोलता है ये हुई ना बात। जिसके बाद वो लड़की खड़ी होती है और वो कहने लगते है कि हमें बाकी हीरो के डिसेंडेंट को भी ढूंढना होगा और उन्हें अपनी अंडर में लेना होगा, जिससे कि हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और भी ज्यादा एक्सपेंड कर पाएंगे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो कागनो भी उसकी बात को मान जाता है और कहता है ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होने वाला है शैडो गार्डन और तुम्हारा नाम अब से अल्फा है। अगले सीन में 3 साल का टाइम स्किप हो गया है, जहाँ पर कागनो अपनी बहन क्लेयर के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। क्लेयर कागनो के ऊपर काफी भारी पड़ रही होती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि कागनो अगर चाहे तो वो अपनी बहन को कभी भी इजीली मार सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है और क्लेयर के अटैक खाता रहता है और जाके रिवर के अंदर गिर जाता है। ये देखकर क्लेयर उसे कहती है कि ये लड़का कभी कोई भी प्रोग्रेस करता ही नहीं है। तभी वहाँ पर उनकी मेड आ जाती है, जो कि उनको बुलाने के लिए आ जाती है, क्योंकि उनके गेस्ट आ चुके हैं क्लेयर के फेयरवेल पार्टी के लिए। जिसके क्लेयर कागनो को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस थोड़े दिन के लिए नहीं कर पाऊंगी, तो तुम खुद से अपने ट्रेनिंग को जारी रखना। तो कागनो भी मान जाता है, जिसके बाद वो पानी से बाहर आने लगता है और कहता है कि बैकग्राउंड कैरेक्टर यानी साइड कैरेक्टर बनना इतना भी इजी नहीं है, क्योंकि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो अभी भी बैकग्राउंड कैरेक्टर बन के रहेगा जब तक परफेक्ट टाइम नहीं आ जाता। जिसके कागनो बताता है कि जब एक डार्क नाइट 15 साल का हो जाता है तो वो मिडगार एकेडमी के अंदर जा सकता है, ताकि उन्हें और भी ज्यादा नॉलेज और वो स्ट्रॉन्ग हो सके। वो कहता है कि उसकी आज सिस्टर मिडगार एकेडमी में जाने वाली थी, लेकिन जिस दिन उसकी एकेडमी जाने का समय आ गया था उस दिन वो कहीं पर ही गायब हो गई। उसके कमरे का सारा सामान बिखरा होता है और वो कहीं पर मिल नहीं रही होती है। वही कागनो के डैड काफी कंफ्यूज लगते हैं कि आखिरकार क्लेयर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है जो कि उसको किडनैप करने की ताकत रखता है। वही कागनो की मोम आती है और कागनो के डैड से कहती है कि तुम यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा रहेगा कि तुम हमारी डॉटर को ढूंढो। और इसी तरीके से उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। वही कागनो ये सब देख रहा होता है और वहां से चला जाता है। तभी हमें पता चलता है जो कागनो के पीछे जो मेड होती है वो भी एक एल्फ है, जो कि उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन की एक न्यू मेंबर है और इसका नाम बीटा है। कागनो कहने लगता है कि अल्फा तो इन मेंबर को इस तरीके से कलेक्ट करी है जैसे कि ये कोई खोई हुई बिल्ली हो। जिसके कागनो बीटा से कहता है कि अल्फा कहाँ है, तो वो बताती है कि अल्फा ने तो अभी से ही क्लियर के बारे में क्लू ढूंढने शुरू कर दिया है। ये सुनकर कागनो कहता है ये तो कमाल की बात है, क्योंकि वो काफी फास्ट मूव करती है। जिसके कागनो से पूछता है कि क्या मेरी बहन जिंदा है, जिस पर बीटा कहती है हाँ शायद से, और ऐसा लग रहा है कि जो किडनैपर है वो कल्ट ऑफ डियाब्लो से बिलोंग करते हैं। तो कागनो से पूछता है कि उन लोगों ने मेरी बहन को किडनैप क्यों किया होगा, जिस पर बीटा बताती है कि उन लोगों को क्लेयर के ऊपर सस्पेक्ट है कि कहीं वो भी हीरो की डिसेंडेंट तो नहीं है। ये सुनकर कागनो मन में कहने लगता है कि इन लड़कियों के लिए नॉर्मल बैंडेड भी अब कल्ट के मेंबर बनते जा रहे हैं। इन लोगों को लगता है कि सारे ही कल्ट के मेंबर हैं। जिसके बाद बीटा मैप को देख रही होती है, लेकिन उसे एनिमे की हाइड आउट नहीं मिल रहे होते हैं। तो कागनो एक नाइफ को मैप के ऊपर फेंकता है और कहते हैं ये है उनका हाइड आउट, लेकिन असलियत में कागनो ने कहीं पर भी रैंडमली एक नाइफ को फेंक दिया था। वहीं पर बीटा कहने लगती है अब मैं समझ गई, यहाँ पर तो सच्ची में
उनका हाइड आउट है, जिसके बाद बीटा कागनो की काफी तारीफ करके कहती है कि तुम काफी औसम हो। वही कागनो से कहता है कि सभी 7 शैडो को कांटेक्ट करो, आज रात हम लोग जाने वाले हैं। अगली सीन में हम लोग किडनैपर को देखते हैं, जो कि क्लियर से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ वायलेंस नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास खुद की एक डॉटर है। जिसके बाद क्लियर को लात मारता है, लेकिन क्लियर उसके अटैक को डॉज कर लेती है। इसे देखकर वो किडनैपर कहता है कि तुमने मैजिक सीलिंग चेन डाल रखी है, लेकिन फिर भी तुमने मेरे अटैक को डॉज कर दिया, काफी इंप्रेसिव बात है। तो वो उसे कहती है मुझे सिखाया गया है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितना मैजिक है, फर्क इससे पड़ता है कि तुम उसको किस तरीके से यूज करते हो। और ये चीज उसे उसके भाई ने सिखाई है। क्लियर हंस के उसे कहने लगती है कि हर टाइम मैं उसको हरा देती हूँ जब भी मैं उससे लड़ती हूँ, लेकिन आखिरी में ही मेरे भाई से कुछ ना कुछ सीखती हूँ, लेकिन मुझसे लड़ने के बाद वो आज तक कुछ भी नहीं सीखा है, इसलिए मुझे उसे हराने में काफी मजा आता है। ये सुनकर वो किडनैपर कहता है मैंने तुम्हारे भाई के बारे में सुना हुआ है, एक बार तुम पोजेस हो गई थी तो उसी ने तुम्हें हील करा था ना। क्लियर ये सुन के कहती है नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, मैंने इतनी बार लोगों को बताने की कोशिश करी लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो लड़का मुझे हील कर पाए। ये सुनकर वो किडनैपर कहता है अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारे भाई के बारे में और भी कुछ जानना होगा। ये सुनकर क्लियर को गुस्सा आता है और वो अपने केज को तोड़ के बाहर आ जाती है और उसके ऊपर हमला करती है और उसे काफी गुस्से में कहती है कि अगर तुमने मेरे भाई को हाथ भी लगाया या फिर अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम्हारी फैमिली को भी और तुम्हारे फ्रेंड्स को सभी को मार दूंगी। ये सुनकर किडनैपर उसे एक पंच मारता है जिससे कि क्लियर बेहोश हो जाती है और वो किडनैपर कहने लगता है कि चीजें जल्दी खत्म हो जाएगी, एक बार जब मैं तुम्हारे ब्लड को एनालाइज कर लूंगा और पता लगा लूंगा कि तुम कंपैटिबल हो या फिर नहीं। तभी एक बंदा आकर उसे कहता है कि कुछ घुसपैठी आ गया है जो कि अटैक कर रहे हैं, देखने में लग रहा है कि वो लोग 7 लोग हैं और वो एक शैडो की तरह आए हैं और सभी लोगों को उन लोगों ने मार दिया है। इसके बाद किडनैपर वहां पर पहुंचता है और ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उन लोगों ने उन सभी को हरा दिया। वो उनसे कहते हैं कि तुम कौन हो, तो अल्फा उसे बताते हैं कि हम लोग शैडो गार्डन है और हमें कल्ट ऑफ डियाब्लो के बारे में और रिवाइवर ऑफ डियाब्लो के बारे में सब कुछ पता है। ये सुनकर किडनैपर कहते हैं आखिरकार तुम्हें सीक्रेट कैसे पता। जिसके बाद वो अल्फा के ऊपर हमला करता है, लेकिन अल्फा उसके ऊपर भारी पड़ रही होती है और उसे मारती रहती है। जिसके बाद वो एक अजीब सी चीज खाकर पावर अप हो जाता है और फिर से अल्फा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार भी अल्फा उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए वो जमीन के अंदर एक होल बनाकर नीचे चला जाता है। तो दूसरी एल्फ अल्फा से कहती है कि क्या हमें उसका पीछा करना चाहिए, जिस पर अल्फा कहती है नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो सीधा शैडो की तरफ जा रहा है। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि क्या इसी वजह से वो हमसे अलग हुआ था, यानी वो हमसे अलग रास्ते पे गया था। जिसके बाद हमें पता लगता है कि आखिरकार शैडो के साथ हुआ क्या था, वो असलियत में रास्ता ही भूल गया था। जिसके बाद वो नीचे आराम से घूम रहा होता है, तभी किडनैपर उसके पास आ जाता है। जिसके बाद शैडो के ऊपर हमला करता है, लेकिन शैडो अपनी तलवार की टिप से ही उसकी तलवार की टिप को रोक लेता है और उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास अल्फा से ज्यादा मैजिक पावर है, लेकिन बुरी बात यह है कि तुम्हें उसका अच्छे से यूज नहीं करना आता है। ऐसा बोलकर शैडो उस किडनैपर को गुस्सा दिलाता है, तो वो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन शैडो उसके अटैक को काफी इजीली डॉज करता है और कहते हैं कि मुझे तुम्हें 3 स्टेप बताने दो जिससे तुम मैजिक को यूज करने में मास्टर हो जाओ। शैडो सबसे पहला स्टेप उसे बताता है कि सबसे कम अमाउंट का मैजिक एनर्जी को अपने पैरों के अंदर कॉन्सेंट्रेट करो ताकि तुम्हें एक स्पीड का बर्स्ट मिल सके। ऐसा बोलकर शैडो अपने ही फर्स्ट स्टेप का यूज करता है और काफी तेज स्पीड में उसके पीछे आ जाता है और उसके बाद स्टेप 2 बताता है कि जब तुम अपने दुश्मन के साथ एक प्रॉपर डिस्टेंस पर आ जाओगे तो ना तो किसी भी मैजिक या फिर किसी भी स्पीड की जरूरत होगी। और लेसन 3 में वो बोलता है कि मैं सिर्फ अभी शुरू हुआ हूँ। उसके बाद वो उसके ऊपर हमला करता है और उसके बाद वो किडनैपर कहने लगता है कि क्या मैंने कभी भी इतनी ओवरवेलमिंग बैटल कभी पहले करी है? शायद से मैंने ऐसी बैटल करी है जब मैंने अपने टीचर से पहली बार लड़ाई करी थी। जिसके वो किडनैपर शैडो से कहने लगता है मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम भले कितने स्ट्रॉन्ग हो, इस वर्ल्ड के डार्कनेस के बारे में तुम्हें नहीं पता कि ये कितना डीपर है, तुम कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते हो। ऐसा बोलकर वो उसी अजीब चीज को सारी एक ही बारी में खा लेता है, जिसके तो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और एक वेपन का यूज करता है शैडो को हराने के लिए, लेकिन शैडो उसको काफी ज्यादा इजीली रोक लेता है। जिसके शैडो अपने अंदर की काफी सारी मैजिकल एनर्जी को एक ही बारी में निकालता है और किडनैपर से कहता है प्ले टाइम ओवर हो गया और उस बंदे को वो इस बार हरा देता है। जिसके मरते हुए किडनैपर कहता है कि सिर्फ इसकी टेक्निक की बात नहीं है, बात हर चीज की है, ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, शायद से मैं इसके डार्कनेस के आगे पावरलेस था या फिर मैं ही इस लड़के के सामने पावरलेस था। वही किडनैपर को अपना नेकलेस खुलता हुआ दिखता है जहाँ पर उसकी बेटी के साथ उसकी फोटो होती है और अपनी बेटी का नाम पुकारता है मिलिया। ऐसा बोलकर वो मर जाता है। वहीं पर शैडो उस पेंडेंट को उठा लेता है और वो कहता है कि ये बंदा काफी ओल्ड था लेकिन फिर भी ये काफी स्ट्रॉन्ग था। ऐसा बोलकर शैडो वहां से चला जाता है। जिसका शैडो बताता है कि ये ऐसा हुआ था उस दिन और उसके बाद उनका रेस्क्यू मिशन सक्सेसफुली पूरा हो गया। वो बताते हैं कि उसने क्लेयर की चेन को खोल दिया था, जिसके बाद अगले दिन क्लेयर अपने आप से घर वापस आ गई, काफी ज्यादा खराब हालत में और खराब मूड के साथ, और जो उसकी इंजरी थी वो रात भर ही हील हो गई। जिसके बाद वो अगले दिन कैपिटल के लिए रवाना हो गई और वो ऐसा एक्ट करी थी कि कुछ रात में हुआ ही नहीं था। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में कागनो वही कैसल वाली जगह पर सभी गर्ल्स के साथ खड़ा होता है और कहता है काश मैं भी कैपिटल में जा पाता, क्योंकि कैपिटल के कंपेयर में ये विलेज तो किसी भी काम का नहीं है। वो कहने लगता है कि वहाँ पर जरूर कोई ऐसा कैरेक्टर तो होगा ही जो कि वहाँ का मेन प्रोटैगनिस्ट होगा या फिर वहाँ तो एक लास्ट बॉस होगा ही। वो कहते हैं कोई बात नहीं, अभी भी मेरे पास 2 साल है वहाँ पर जाने के लिए और तब तक के लिए मैं अल्फा और बाकी लड़कियों से काम करवाऊंगा। लेकिन तभी
भी अल्फा शैडो से कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा, हमारा समय हो गया है और यही हम लोग का फाइनल गुड बाय है। ये सुनकर कागनो काफी ज्यादा हैरान होकर कहते हैं कि आखिरकार तुम कह क्या रहे हो, और यहीं पर एपिसोड हो जाता है खत्म। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कागनो ट्रेन में बैठ के कहीं पर जा रहा होता है और वो मन में कहने लगता है अल्फा और बाकी लड़कियों की स्टोरी के हिसाब से जो कल्ट ऑफ डियाब्लो है वो काफी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल स्केल पर चलता है और वो लोग कागनो को छोड़ के अलग अलग जगह पर चले जाते हैं ये कहकर कि वो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन से लड़ने वाले हैं। लेकिन कागनो कहता है ऐसी बात नहीं है, असल बात तो ये है कि ये सभी लोग अब बड़ी हो चुके हैं, कल्ट कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था, हम लोग इसी नाटक को हमेशा के लिए नहीं चला सकते हैं और इसी वजह से वो लोग खुद को फ्री कर रहे हैं। कागनो इस पे कहने लगता है कि मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं वो अपने सुपर हीरोज के बारे में भूल जाते हैं और पिछले लाइफ में मैं जो अपनी बैटल है वो अकेले ही लड़ा करता था, जिसके बाद हमें पता लगता है कि आखिरकार कागनो अपनी पिछले लाइफ में मरा कैसे। वो ट्रेनिंग करते टाइम मैजिक मांग रहा था और अपने सर को एक काफी बड़े पत्थर पे पटक रहा था, जिसकी वजह से वो अपना बैलेंस खो बैठता है और पहाड़ के नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से वो रोड पर आ जाता है और वो एक ट्रक के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मर जाता है। अब कागनो स्माइल करके कहता है कि अगर वो इस वर्ल्ड के अंदर आखिरी पर्सन भी बचा तो भी वो एमिनेंस इन शैडो बनने के लिए मेहनत करता रहेगा। ट्रेन से उतरने के बाद कागनो मिडगार्ड किंगडम में पहुंच जाता है जहाँ की वो पॉपुलेशन बताता है कि यहाँ पर 1 मिलियन से ज्यादा सिटीजन है और अब जबकि कागनो 15 साल का हो चुका है वो मिडगार्ड एकेडमी के अंदर एनरोल होगा जिसमें उसकी बहन पहले से एनरोल थी ताकि वो डार्क नाइट बन सके। कागनो बताता है कि मिडगार्ड एकेडमी एक काफी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर किंगडम के बाहर से और अंदर से दोनों जगह से स्टूडेंट आते हैं। ये एक मेडिवल स्टाइल सोसाइटी है और इसलिए कागनो बैकग्राउंड कैरेक्टर होने के बाद भी वो कैसे न कैसे मैनेज कर पाया इस इंस्टीट्यूशन में आने के लिए। लेकिन कागनो को ट्रीट एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह ही किया जा रहा है क्योंकि उसे एक काफी चीप अपार्टमेंट मिला है रहने के लिए। उसके बाद कागनो अपने अपार्टमेंट में निकलकर अपने दोस्तों के पास आ जाता है और वो लोग जाने लगते हैं। कागनो बताता है कि उसने अपने दोस्त भी बैकग्राउंड कैरेक्टर ही चूज किए हैं जिसका नाम स्केल और पू होता है। जिसके बाद वो लोग इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए एक ट्रेन पकड़ते हैं लेकिन उसमें काफी भीड़ होती है। वहीं कागनो कहता है काश वो लोग हमें स्कूल के डोम में रहने दे जैसे वो लोग अपर क्लास के स्टूडेंट को रहने देते हैं। जिस पर उसका दोस्त कहता है ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वो हम जैसे नोबल्स को हर हाईनेस और उसके काइंड के लोगों के साथ रहने दें। तो कागनो कहता है कि अगर हम लोग मेरी बहन की तरह होनर स्टूडेंट बन जाए तो वो लोग हमें डोम में रहने देंगे। जिस पर कागनो के दोस्त कहते हैं ऐसा तो हमारे साथ कभी नहीं हो सकता है। अब कागनो मन में कहने लगता है कि उसे इस एकेडमी में आए हुए 7 मंथ हो चुके हैं जिसमें वो काफी अच्छे से एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बन चुका है। तभी कागनो का दोस्त कहता है कि कल के टेस्ट में तुमने काफी बुरा स्कोर किया था तो क्या तुम्हें पेनल्टी याद है ना। जिस पर कागनो कहते हैं हाँ मुझे याद है। जिसका कागनो पेनल्टी बताने लगता है। पेनल्टी ये है कि उसे स्कूल में जाकर सबसे पॉपुलर लड़की को प्रपोज करना होगा और उसके रिजेक्शन को फेस करना होगा। कागनो खुश होकर कहने लगता है कि वो इसी बैकग्राउंड कैरेक्टर के इवेंट को एक्सपीरियंस करना चाहता था। जिसके बाद वो लोग स्कूल में पहुंच जाते हैं। वहीं वो लोग देखते हैं कि स्कूल की सबसे पॉपुलर और ब्यूटीफुल गर्ल प्रिंसेस एलेक्सिया को एक स्टूडेंट प्रपोज कर रहा होता है बट एलेक्सिया उस स्टूडेंट को रिजेक्ट करके वहां से चली जाती है। तभी बाकी स्टूडेंट ये देखकर कहने लगते हैं कि मुझे पता है कि ग्रेजुएशन के बाद एलेक्सिया की पॉलिटिकल मैरिज होने वाली है, लेकिन ये स्टूडेंट भी इतना बुरा नहीं था टाइम पास करने के लिए। ये देखकर कागनो का दोस्त उससे पूछता है कि क्या तुम डर तो नहीं गए ये पेनल्टी पूरी करने के लिए। तो कागनो से कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैंने कल की रात पूरी स्पेंड करी है ये देखने के लिए कि आखिरकार मैं करने कैसे वाला हूँ। अब अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि कागनो प्रिंसेस एलेक्सिया के सामने खड़ा होकर काफी नर्वस होता है और वो काफी घबराए हुए उसे कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वहीं कागनो मन में कहने लगते हैं परफेक्ट है, अब मुझे रिजेक्शन मिलेगा जो कि एक परफेक्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा बैकग्राउंड कैरेक्टर के लिए जो कि मैं हमेशा से चाहता था। वहीं इसी का उल्टा हो जाता है। एलेक्सिया कागनो के हाथ को पकड़ के कहती है ठीक है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। वहीं कागनो काफी शौक लगता है। एलेक्सिया कहने लगती है कि मैं तुम जैसे पर्सन का काफी समय से वेट कर रही थी, हमारा रिलेशनशिप अब शुरू होता है। वहीं कागनो चिल्लाकर कहता है क्यों, आखिरकार वो एक रोम कॉम प्रोटैगनिस्ट के रूट पर कैसे चल पड़ा। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कागनो अपने लिए कैंटीन में खाना लेकर जा रहा होता है और बाकी सभी स्टूडेंट उसकी तरफ काफी गुस्से में और जेलसी से देख रहे होते हैं और वो कहने लगते हैं कि ये तो काफी एवरेज स्टूडेंट हैं, तो आखिरकार ये प्रिंसेस एलेक्सिया को डेट कैसे कर रहे हैं। वहीं कागनो अपने दोस्तों के पास जाकर बैठता है और उनसे कहने लगता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये वियर्ड है। जिस पर उसके दोस्त कहते हैं हाँ ये तो काफी बिजार है, बुरा मत मानना ये सुनने के बाद, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी कोई भी खूबी नहीं है जो कि तुम्हें वर्दी बनाती है प्रिंसेस एलेक्सिया को डेट करने के लिए। जिस पर कागनो कहते हैं मुझे खुद गड़बड़ लग रही है क्योंकि हमारे बीच में तो काफी ज्यादा डिफरेंस है। जिस पर उसके दोस्त उसे कहते हैं क्या ही फर्क पड़ता है, अब तुम इतने लकी हो तो तुम थोड़ी अच्छी मेमोरी बना लो, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ जगह चेंज कर सकता हूँ।
तभी अचानक से वहाँ पर एलेक्सिया आ जाती है और उनसे कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ। कागनो के दोस्त काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं तुम बैठ सकती हो, जिस पर वो एलेक्सिया कागनो को धक्का मार के उसकी जगह पर बैठ जाती है और काफी अच्छा अच्छा खाना ऑर्डर करने लगती है। वहीं पर बाकी स्टूडेंट कहने लगते हैं कि आखिरकार एलेक्सिया लोअर नोबेलिटी वाले लोगों के साथ कैसे बैठ सकती है। वहीं पर कागनो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अच्छा अच्छा खाना खाऊंगा। इसके बाद वो काफी बुरी तरीके से खाने लगता है इस होप में कि एलेक्सिया उसको डम कर देगी, बट ऐसा नहीं होता है, बल्कि वो हंस के कागनो से कहती है कि आज तुम आफ्टरनून में फिजिकल एजुकेशन में रॉयल बुशिंग फेंसिंग सीखने वाले हो ना, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग क्लास एक साथ ही करें। तो कागनो कहते हैं मुझे नहीं लगता कि अच्छा आइडिया है, क्योंकि मैं सेक्शन 9 में हूँ जो कि सबसे नीचे वाला सेक्शन है। तो एलेक्सिया कहती है चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे बारे में बातें करके सेक्शन 1 में तुम्हारे लिए जगह खाली कर दी है। और अब कागनो सोचता है कि उसका ये वाला प्लान भी फेल हो चुका है, जिसके बाद कागनो रॉयल बुशिंग फेंसिंग की क्लास में आकर अपना इंट्रोडक्शन देता है। वहीं कागनो काफी इंप्रेस होता है ये देखकर कि सेक्शन 1 का एडवाइजर मिस्टर जीनोन एक ऑफिशियल रॉयल फेंसिंग इंस्ट्रक्टर है, लेकिन बाकी सेक्शन में ऐसा नहीं है। जीनोन कहने लगता है कि जो तुम बुशिंग स्टाइल यहाँ सीख रहे हो वो ओरिजिनल स्टाइल है, जो कि ट्रेडिशनल बुशिंग स्कूल से डिराइव्ड हुआ है। शुरुआत में ये स्टाइल सीखने के लिए हमें काफी परेशानी आई थी, लेकिन शुक्रिया डार्क नाइट प्रिंसेस आइरिस का, जो कि एलेक्सिया की बहन है, उसकी मदद से हम लोग इस ट्रेडिशन बुशिंग को सीख पाए। दूसरे वर्ड में कहूँ तो अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ होगा तुम इसको सक्सेसफुली सीख पाओगे। ऐसा बोलकर वो कागनो की तरफ देखकर कहता है कि तुम में कितना स्ट्रेंथ है। जिसके बाद सभी लोग अब बुशिंग स्टाइल को सीखने लगते हैं, जहाँ पर कागनो एलेक्सिया के साथ लड़ रहा होता है और उसे एनालाइज कर रहा होता है और कहने लगता है कि एलेक्सिया के अटैक कभी भी लगते नहीं है और उसके मूवमेंट भी काफी स्लो हैं और वो ज्यादा मैजिक का भी यूज नहीं कर सकती है। स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि वो बस अपने लेवल को मेरे लेवल के हिसाब से मैच कर रही है, बट ऐसा नहीं है। इस प्रैक्टिस का गोल ये है कि वो लोग स्ट्रोक्स और काउंटर स्ट्रोक्स के ऊपर रिव्यू कर सके। कागनो देख पा रहा होता है कि उसकी टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन कहीं पर उसके अटैक काफी ज्यादा नरम है और ये वर्ल्ड एलेक्सिया को उसकी बहन से कमजोर मानता है। कागनो बताता है कि एलेक्सिया की बहन इस किंगडम में सबसे ज्यादा पावरफुल डार्क नाइट है। कागनो कहता है कि एलेक्सिया की कमजोरी का प्रूफ ये है कि इसने अपनी स्किल को बेसिक से बढ़ाया है, एक टाइम पर एक स्टेप। तभी जीनोन वहाँ पर आता है और कहता है कि आज के लिए इतना लेसन काफी है। वहीं एलेक्सिया कागनो का शुक्रिया करती है आज के मैच के लिए और उसे कहती है कि तुम्हारा फेंसिंग स्टाइल अच्छा है, लेकिन मुझे उससे नफरत है। मैं जब तुम्हें देखती हूँ तो ऐसे लगता है कि मैं खुद को देख रही हूँ। जिसके बाद एलेक्सिया जीनोन के पास आ जाती है तो जीनोन उससे कहता है कि क्या मैं ये मान लूं कि ये तुम्हारा आंसर है। तो एलेक्सिया से कहती है हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनूंगी, तो तुम अब पीछे हट सकते हो। जिस पर जीनोन कहता है कि तुम हमेशा के लिए मुझसे नहीं भाग सकती हो। वहीं कागनो इनके मैटर में नहीं पढ़ना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप से वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कागनो और एलेक्सिया एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ पर कागनो से कहता है तो तुम जीनोन के साथ अपनी एंगेजमेंट नहीं करना चाहती हो, इसलिए तुमने मेरे जैसे लो क्लास को अपना बॉयफ्रेंड बनाया है ना, तुम सिर्फ मेरा यूज कर रही हो। लेकिन माफ करना, मैं अपने ऊपर ज्यादा अटेंशन नहीं लाना चाहता हूँ, ना ही मैं तुम्हारी प्रॉब्लम के अंदर मिक्स होने में इंटरेस्ट रखता हूँ। तो एलेक्सिया कहती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो इतनी कोल्ड बात कैसे कर सकती हो। जिस पर कागनो कहता है मैं सिर्फ तुम्हारा नाम का बॉयफ्रेंड हूँ। तो एलेक्सिया कहती है तुम तो मुझसे भी ज्यादा बुरे हो, क्योंकि तुमने अपना फेक लव मुझसे कन्फेस किया, क्योंकि तुम अपने दोस्तों के साथ एक बैट हार गए थे। मैंने तुम्हारे दोस्तों के साथ थोड़ी हल्की फुल्की बातें करी और उन्होंने सारा सच मुझे बता दिया। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है एक इनोसेंट लड़की के दिल के साथ खेलना। अगर ये बात स्कूल के लड़कों को पता चल गई तो तुम्हारा पीसफुल डे कभी भी स्कूल में नहीं आएगा। ये सुनकर कागनो थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन वहीं पर एलेक्सिया कहती है अगर तुम मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते हो तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करो, और जब जीनोन मेरा पीछा छोड़ देगा तो तुम इस एक्टिंग को बंद कर सकते हो। जिस पर कागनो कहता है मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारा पीछा छोड़ेगा, क्योंकि कोई भी देखकर बता सकता है कि मैं तुम्हारी लीग से तो काफी दूर हूँ। जिस पर एलेक्सिया कहती है मुझे पता है, मुझे सिर्फ थोड़े टाइम की जरूरत है, बाकी सब कुछ मैं अपने आप से ही संभाल लूंगी। तो कागनो कहते हैं मुझे नहीं लगता कि एंडिंग अच्छी होने वाली है। तभी एलेक्सिया एक कॉइन को निकाल के कागनो के साइड में फेंक देती है। तो कागनो कहने लगता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा मैन हूँ जो कि पैसों से बिक जाएगा। जिस पर एलेक्सिया कहती है हाँ मुझे ऐसा लगता है। तो कागनो उस कॉइन के पास जाकर कहता है हाँ तुमने सही कहा। इसके बाद एलेक्सिया एक और कॉइन को फेंकती है और कागनो उसको अपने मुंह से पकड़ लेता है और कहने लगता है कि उसकी पॉकेट मनी से उसके एमिनेंस इन शैडो के काम नहीं होंगे, तो इस चांस को वो कैसे जाने देगा। जिसके बाद एलेक्सिया अब कागनो को अपना डॉगी बना लेती है और कहती है कि मैं जो कहूंगी वो तुम वैसे करोगे। और इसी के साथ कागनो अपने एलेक्सिया के साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखता है, जहाँ पर वो काफी इंजॉय करता है और सभी लोग काफी जेलस हो रहे होते हैं। वहीं कागनो कहने लगता है अच्छी बात तो ये है कि सभी लोगों का इस बात पर फोकस है कि एलेक्सिया के पास एक बॉयफ्रेंड है और किसी का भी ध्यान कागनो के ऊपर नहीं है, इसलिए वो पीछे ही एक बॉयफ्रेंड बैकग्राउंड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। वहीं पर वहां से जाते टाइम एलेक्सिया जियोन को देखती है जो कि कुछ लड़कियों से बात कर रहा होता है। अगले सीन में वो लोग ट्रेन में बैठे होते हैं। एलेक्सिया कहने लगती है कि जियोन अपने आप को काफी बड़ा समझता है क्योंकि सिर्फ उसे स्वॉर्ड की ज्यादा स्किल पता है। ये सुनकर कागनो मन में कहने लगता है कि एलेक्सिया पब्लिक में तो सभी के साथ अच्छा बिहेव करती है, लेकिन उन्हीं के पीठ पीछे उनकी बुराइयां करती रहती है। इससे डिबेट करना बिल्कुल बकवास है, इसलिए मैं सिर्फ उसके रोबोट की तरह ही काम कर रहा हूँ जो कि उसकी सिर्फ हर बात को मानूंगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग आइसक्रीम शॉप पर आइसक्रीम ले रहे होते हैं। एलेक्सिया कागनो को बताती है कि वो आइसक्रीम इसलिए खरीद रहे हैं ताकि पूरे वर्ल्ड को पता चल जाए कि वो लोग रिलेशनशिप
रिलेशनशिप में है। वहीं कागनो उससे कहता है कि जीनोन से शादी करने में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तो एक परफेक्ट हस्बैंड रहेगा तुम्हारे लिए। जिस पर एलेक्सिया कहती है प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, असलियत में उसके पूरे एग्जिस्टेंस को ही मैं पसंद नहीं करती हूँ। तो कागनो कहता है लेकिन वो तो काफी हैंडसम भी है, उसके पास स्टेटस भी है, फेम भी है और मनी भी है, और वो वैसे भी दूसरी गर्ल्स के साथ काफी पॉपुलर भी है। तो एलेक्सिया कहती है वो सब एक दिखावा है, परफेक्ट दिखना काफी ज्यादा इजी है, जैसे मैं दिखती हूँ। जिसके तो कागनो से कहती है सिर्फ सरफेस से ही वो किसी को जज नहीं करती है। जिस पर कागनो कहता है तो तुम उसे कैसे जज करती हो। जिस पर एलेक्सिया कहती है मैं उनके अंदर की कमियां देखकर उन्हें जज करती हूँ। ये सुनकर कागनो कहता है कि ये तो काफी नेगेटिव तरीका है किसी को भी जज करना। जिसके तो कागनो से कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम एक एवरेज पर्सन हो जिसके अंदर पूरी कमियां ही भरी हुई है और तुम्हारे अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है। ये सुनकर कागनो से कहते हैं थैंक यू, मैं ये बात एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पर अपने पास रखता हूँ। जिसके उससे कहता है कि मिस्टर जीनोन के अंदर क्या कमियां हैं। जिस पर एलेक्सिया कहती है उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। तो कागनो से कहते हैं कि इसका मतलब तो वो एक परफेक्ट है तुम्हारे लिए। जिस पर एलेक्सिया कहती है नहीं, आज तो कोई भी ऐसा ह्यूमन बीइंग नहीं है जिसके अंदर कोई भी कमी ना हो, और अगर कोई ऐसा एग्जिस्ट भी करता है इसका मतलब वो तुमसे झूठ बोल रहा है या तो वो पागल है। ऐसा बोलकर वो कागनो को आज के लिए एक रिवॉर्ड दे देती है और कागनो भी वापस एक डॉगी बन जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि इनके रिलेशनशिप के 2 हफ्ते बीत जाते हैं, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं हुआ है और अब वो लोग ट्रेन में बैठ के जा रहे होते हैं। एलेक्सिया से कहने लगती है कि तुम्हारी फेंसिंग स्टाइल अभी भी मेरे लिए मिस्ट्री है, तुम्हारे बेसिक तो अच्छे हैं लेकिन बाकी सब कुछ बेकार है, तुम्हारे अंदर और कुछ खास नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे ऊपर से अपनी आंख हटा ही नहीं पाती हूँ। तारीफ सुनकर कागनो से कहता है शुक्रिया, लेकिन एलेक्सिया कहती है लेकिन फिर भी मैं उसे हेट करती हूँ। ये सुनकर कागनो से कहता है कि आज तुम्हारे साथ क्या है, क्योंकि आज तुम्हारा फेंसिंग स्टाइल काफी एग्रेसिव और काफी स्लोपी था। ये सुनकर एलेक्सिया कहती है कि अपनी जिंदगी भर मुझे अपनी बड़ी बहन आयरिस की जैसा अच्छा बनना था, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं कर पाई, इसलिए मैंने खुद से ही तरीका ढूंढा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, और इसी वजह से तुम्हें पता ही है ना लोग मुझे क्या बुलाते हैं। कागनो कहते हैं हाँ मुझे पता है, लोग तुम्हें फेंसर ऑर्डिनेयर बुलाते हैं। एलेक्सिया कहती है कि तुम्हारा स्टाइल मेरे स्टाइल की तरह ऑर्डिनरी है, तुम्हारे लिए तो कितनी अनफॉर्चुनेट बात है। ये सुनकर कागनो कहते हैं मुझे नहीं लगता कि अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि मुझे तुम्हारा फेंसिंग स्टाइल पसंद है। कागनो की ये बात सुनकर एलेक्सिया कहती है कि जो तुमने बात मुझसे अभी कही ये पहले भी मुझे किसी ने कही थी। जब बुशिन फेस्टिवल में मैं काफी बुरी तरीके से हार गई थी तो मेरी बहन ने मुझे ये बात कही थी, लेकिन वो कभी भी नहीं समझ पाएगी कि मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा था। मुझे काफी कमजोर फील हो रहा था और तभी से ही मैं अपने स्वॉर्ड स्टाइल से नफरत करती हूँ। तो कागनो कहने लगता है मैं भी एक ग्रेट पर्सन नहीं हूँ, क्योंकि अगर दुनिया की एक कोने में इस टाइम पर काफी करोड़ों लोग एक इंसिडेंट की वजह से मर रहे होंगे तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ऐसी भी कई चीजें हैं जिनसे मुझे फर्क पड़ता है। औरों के लिए ये चीज बेकार होगी लेकिन मेरे लिए ये काफी प्रेशियस है, इसीलिए मुझे तुम्हारा फेंसिंग स्टाइल काफी पसंद है। कागनो की बात सुनने के बाद एलेक्सिया को गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार निकाल के कागनो से कहती है कि तुम्हारी बात का मतलब क्या है। जिस पर कागनो कहते हैं कुछ भी नहीं, लेकिन अगर मेरा मतलब देखा जाए तो मुझे गुस्सा आ जाता है जब लोग उस चीज की बुराइयां करते हैं जिस चीज को मैं पसंद करता हूँ। जिसके बाद ट्रेन स्टेशन पे पहुंच जाती है। ट्रेन का ड्राइवर आके अंदर देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है उनकी तलवार को देखकर। उसे देखकर एलेक्सिया वापस अपनी तलवार को अंदर डाल लेती है और कागनो से गुड बाय करके वहां से चली जाती है। और अब कागनो को पता चल चुका है कि उसका ये वाला रिलेशनशिप जो कि वो नहीं चाहता था अब एंड हो चुका है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कागनो अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा होता है और वो लोग कागनो को चीयर अप करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे रिलेशनशिप को 2 हफ्ते गए तो तुमने क्या कोई वो चीज करी। जिस पर कागनो उनसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वो उसे लूजर बुलाकर कहते हैं कि कम से कम तुम्हें किस तो करना चाहिए था, क्योंकि अगर हम तुम्हारी जगह होते तो हम तो सब कुछ कर लेते हैं। जिसके वो लोग स्कूल में पहुंच जाते हैं जहां पर जीनोन और बाकी कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं। जीनोन कागनो को बताता है कि प्रिंसेस एलेक्सिया कल रात से अपने डोम में वापस नहीं आई है और शायद से उसका किडनैप हो गया और लास्ट टाइम जो उसके साथ था वो तुम थे, इसलिए तुम एक सस्पेक्ट हो। और अब जीनोन कागनो से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है। वहीं पर कागनो देखता है कि सभी लोग कागनो से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन कागनो अपने आप ही सरेंडर कर देता है क्योंकि इसे ज्यादा मुसीबत में नहीं पड़ना है। और अब कागनो कहने लगता है मुझे रियलाइज हो चुका है कि मैं काफी बड़ी मुसीबत में हूँ। और यहीं पर हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें एलेक्सिया को दिखाया जाता है जिसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि उसके चारों ओर तो मैजिक सीलिंग चेन्स बंधी हुई है। वो सोचने लगती है कि क्या ये सब काम कागनो का है, लेकिन तभी वो साइड में देखती है तो उसे एक अजीब सा ही क्रिएचर दिखाई देता है। वो क्रिएचर एलेक्सिया को देखकर अपना मुंह मोड़ लेता है। तभी एलेक्सिया देखती है कि वहाँ पर एक अजीब सा ही बंदा आता है जो कि दिखने में साइंटिस्ट लग रहा होता है और ऐसा लग रहा है कि वो पागल है। वो कहने लगता है कि मुझे फाइनली रॉयल ब्लड मिल गया है। वो साइंटिस्ट एलेक्सिया के पास आ जाता है तो एलेक्सिया से कहती है कि क्या तुम मेरे किडनैपर हो, लेकिन वो साइंटिस्ट बिल्कुल भी कुछ जवाब नहीं देता है, बल्कि वो कहने लगता है रॉयल ब्लड और रॉयल ब्लड कहता रहता है। जिसके बाद वो एलेक्सिया के बॉडी में से उसका ब्लड निकालने लगता है। जिस पर एलेक्सिया कहती है कि आखिरकार तुम मेरे ब्लड का करोगे क्या। तो साइंटिस्ट एलेक्सिया की बॉडी में से ब्लड निकाल लेता है और उसके कहने लगता है कि तुम्हारा ब्लड डीमन ब्लड है और मैं इसका यूज करके मॉडर्न डे में डीमन को रेजरेक्ट करने वाला हूँ। अगले सीन में हम लोग एकेडमी के कुछ लोगों को देखते हैं जो कि कागनो को काफी बुरी तरीके से मार रहे होते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार प्रिंसेस एलेक्सिया है कहाँ पर। वही कागनो मन में सोच रहा होता है कि उसे कुछ भी नहीं करना है ताकि वो बैकग्राउंड कैरेक्टर
बने रहे। तभी एक बंदा 3 काफी बड़ी कील को निकालकर कागुनो के पैर में लगा देता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ कहना होगा। लेकिन कागुनो रोने लगता है और उनसे कहता है कि मुझे सच्ची में कुछ भी नहीं पता है। कागुनो को रोता हुआ देख वो लोग कागुनो का मजाक उड़ाने लगते हैं और उसको वीक बताने लगते हैं, जिसके कागुनो अपनी रोने की एक्टिंग को बंद करता है और मन में कहने लगता है कि आखिरकार ये कितनी देर तक चलेगा। उसके बाद दोबारा से हम लोग एलेक्सिया को देखते हैं, जो कि मन में कह रही होती है कि मुझे अपनी बहन के बारे में पता है और अब तक तो उन लोगों ने मुझे ढूंढना शुरू भी कर दिया होगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस साइंटिस्ट ने एलेक्सिया का काफी ज्यादा ब्लड निकाल लिया है और वो दोबारा से उसका ब्लड लेने के लिए वापस आ जाता है, जिस पर एलेक्सिया से कहती है कि मेरा सारा ब्लड तुम मत निकालना, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। जिस पर साइंटिस्ट कहते हैं मुझे पता है, मैं ज्यादा ब्लड नहीं निकालूंगा, मुझे फ्यूचर के लिए भी तुम्हारा और ब्लड चाहिएगा। ऐसा बोलकर साइंटिस्ट दोबारा से एलेक्सिया का खून निकालने लगता है और वो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वो कहने लगता है कि अगर वो इडियट्स नहीं होते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, उन लोगों ने मेरी लेबोरेटरी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सुनकर एलेक्सिया साइंटिस्ट से कहती है तुम्हारे साथ तो काफी बुरा हुआ। वही साइंटिस्ट काफी गुस्से में जाकर उस क्रिएचर को लात मारने लगता है और बड़बड़ाने लगता है कि मैं अपनी रिसर्च के काफी ज्यादा क्लोज था। वो उस क्रिएचर को काफी यूजलेस चीज बताता है, लेकिन तभी बीच में एलेक्सिया उस साइंटिस्ट को रोक लेती है और कहती है कि तुम्हें मेरा ब्लड चाहिए ना। तभी साइंटिस्ट भी कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, अगर मेरे पास तुम्हारा ब्लड होगा तो मैं उस चीज को कंप्लीट कर पाऊंगा। जिसके बाद वो एक टेबल के पास जाकर एक बाउल में से एक अजीब सी खाने की चीज को उठाकर एलेक्सिया के पास ले आता है। तो एलेक्सिया से पूछते हैं कि ये क्या चीज है, जिस पर साइंटिस्ट कहते हैं कि तुम्हारा ब्लड काफी ज्यादा कम हो चुका है और मैं भूल गया था तुम्हें खाना खिलाना। ऐसा बोलकर वो एलेक्सिया को जबरदस्ती वो काफी अजीब खाना खिला देता है और हंसने लगता है। वहीं ये सब चीज वो क्रिएचर भी देख रहा होता है। अगले सीन में हमें एकेडमी दिखाई जाती है, जहाँ पर जीनोन एलेक्सिया की बहन आइरिस के पास आता है। जीनोन कहने लगता है कि इस इंसिडेंट में मैं भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि मेरे होते हुए ये चीज स्कूल ग्राउंड में हुई। वहीं पर आइरिस कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती है, अभी हमारी प्रायोरिटी है कि हमें एलेक्सिया को बचाना होगा। और रिपोर्ट के हिसाब से हाई पॉसिबिलिटी ये है कि एलेक्सिया को कागनो नाम के स्टूडेंट ने किडनैप किया है ना। जिस पर जीनोन कहता है ये सच है, सारे एविडेंस उसके खिलाफ है, लेकिन अगर उसका स्किल लेवल देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो प्रिंसेस एलेक्सिया के ऊपर अटैक भी कर सकता है, बल्कि वो एलेक्सिया को ओवर पावर भी नहीं कर सकता है। और 5 दिन की इंटेरोगेशन के बाद भी उसने हमें अभी तक कुछ नहीं बताया है। तो आइरिस कहती है कि जब हम उसे रिलीज कर देंगे तब भी हम लोग उसे मॉनिटर करते रहेंगे। जिस पर जीनोन कहता है यही करना सही रहेगा जब तक वो सस्पेक्ट है, लेकिन सच बताऊं तो मैं भी उस पर थोड़ा विश्वास करना चाहता हूँ। ये सुनकर आइरिस कहती है मैं खुद भी अपने बहन के स्कूलमेट्स के ऊपर शक नहीं करना चाहती हूँ और इसीलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें रिपोर्ट के आने का वेट करना होगा। जिसके बाद आइरिस परेशान हो जाती है और कहती है कि मेरी बहन किडनैप हो चुकी है और मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। जिस पर जीनोन कहता है मुझे पता है तुम कैसा फील कर रही हो और इसलिए अगर तुम्हें मेरी कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर से याद करना। तो आइरिस खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस एकेडमी के अंदर ऑर्डर मेंटेन रखो। तो जीनोन बताता है ऐसा ही हो रहा है, सभी स्टूडेंट को लॉकडाउन के अंदर रखा गया है और जब उनकी क्लास नहीं हो तो उन्हें उनके डोम में रहने के लिए ऑर्डर दिया गया है। जिसके बाद आइरिस खिड़की के बाहर देखती है कि कोई लड़ाई हो रही है, तो पता लगता है कि वहाँ पर क्लेयर काफी गुस्से में सभी लोगों से कह रही है कि मेरा भाई ट्रबल में है, मुझे अपने भाई को बचाना होगा, मुझे यहाँ से जाने दो। तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है और वो क्लेयर से कहने लगती है कि तुम्हारा कोई भी रीजन हो तुम अपने डोम से बाहर नहीं जा सकती हो। वहीं जीनोन कहने लगता है कि अभी भी कुछ लोग मेरी बात नहीं मानते हैं। जिस पर आइरिस उसे कहती है कि मैं अभी भी तुम पर ट्रस्ट करती रहूंगी स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए। वही हम लोग देखते हैं कि वो लेडी क्लेयर को भी पूरी बुरी तरीके से पकड़ लेती है और उसको जाने नहीं देती है। वहीं पर आइरिस अपने पिछले दिन को याद करती है जहाँ पर वो एलेक्सिया के साथ स्वॉर्ड लड़ रही होती है। आइरिस कहती है कि स्वॉर्ड एक साथ लड़ने से ही हमें एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता लग जाता था, लेकिन अब मुझे इतना भी याद नहीं है कि हम लोगों ने लास्ट टाइम कब बात करी थी एक दूसरे से। वो मन में कहने लगती है कि एलेक्सिया आखिरकार तुम हो कहाँ। वहीं पर हम लोग एलेक्सिया की हालत को देखते हैं जो कि काफी बुरी हो चुकी है, उसकी बॉडी में से भी काफी ज्यादा ब्लड निकल चुका है और वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी है। वहीं पर अगले सीन में हम लोग कागनो को देखते हैं जिसे टॉर्चर रूम में से काफी बुरी तरीके से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। अब कागनो अपने घर जाने लगता है ट्रेन में। वो मन में कहने लगता है कि वो अपनी चोट को इंस्टेंटली हील तो कर सकता है, लेकिन लोग उसे नोटिस कर लेंगे जो कि एक बैकग्राउंड कैरेक्टर के लिए अच्छी बात नहीं रहेगी। कागनो एक बात और नोटिस करता है कि ट्रेन में काफी देर से 2 लोग कागनो की तरफ ही देखे जा रहे हैं। जिसके कागनो ट्रेन से उतरता है और वो लोग भी कागनो का पीछा करने लगते हैं। तभी कागनो के साइड में से एक लड़की जाती है जो कि कागनो को कहती है बाद में मिलेंगे। ऐसा बोलकर वो लड़की पीछे चली जाती है और जो लोग कागनो का पीछा कर रहे होते हैं उन लोग की चिल्लाने की आवाज आती है। जिसके बाद कागनो अपने रूम में पहुंचता है जहाँ पर अल्फा होती है। अल्फा कागनो को खाने के लिए स्नैक देती है। जिसके बाद कागनो से कहता है कि मुझे लगा बीटा की टर्न है पर्सनल असिस्टेंट बनने के लिए, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर अल्फा कहती है कि मुझे एक कॉल आया था इसलिए मैं वापिस आ गई, मैंने सुना कि तुम कोई मुसीबत में हो। जिस पर कागनो कहते हैं हाँ शायद से। जिसके बाद उससे कहते हैं कि तुम्हारी चीजें कैसी चल रही है। तो अल्फा बताती है कि उन लोगों ने काफी प्रोग्रेस कर ली है कल्ट की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए।
लिए। अल्फा बताते कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के इन्फ्लुएंस को काफी इंक्रीज कर रहे हैं और हाँ, अभी हम लोग कल्ट के जितने स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन हम लोग लगातार ग्रो करते जा रहे हैं। ये सुनकर कागनो मन में कहने लगता है कि मैं श्योर हूँ कि ज्यादातर टाइम तो ये लोग अपनी लाइफ को नॉर्मली जीते होंगे, लेकिन कभी कभी ये लोग रुक जाते हैं और ऐसे गेम खेलने लगते हैं जो कि मुझे काफी अच्छे लगते हैं। जिसके कागनो अपने स्नैक्स के रैपर को डस्टबिन के पास फेंकता है, लेकिन वो डस्टबिन में नहीं जाता है और वो लेट जाता है। तो अल्फा से कहती है कि तुम अपने कपड़े तो चेंज कर सकते हो ना, जिस पर कागनो कहता है मैं नहीं कर सकता। तो अल्फा खड़ी होकर उस रैपर को डस्टबिन के अंदर फेंक देती है और कागनो के पास आकर बैठ जाती है और उसे कहने लगती है कि क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम कौन सी पोजीशन पे हो, और अगर ऐसा ही चलता गया तो तुम्हें ही सारे क्राइम के लिए ब्लेम किया जाएगा। जिस पर कागनो कहता है मुझे पता है, उनके लिए एक बैरोन का गरीब बेटा परफेक्ट रहेगा जिसपे वो सारे क्राइम को थोप सके। और कागनो से कहने लगती है कि हम लोग नाइट के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि शायद से वो कल्ट के साथ मिले हुए हैं, और वो बताते हैं कि एलेक्सिया को कल्ट ने ही किडनैप किया है क्योंकि रॉयल फैमिली के वेन्स के अंदर हायर कॉन्सेंट्रेशन में हीरोज का ब्लड होता है। ये सुनकर कागनो से कहता है कि क्या इसका मतलब है एलेक्सिया अभी भी जिंदा है। जिस पर अल्फा कहती है हाँ शायद, क्योंकि अगर वो मर जाएगी तो वो लोग उसके बॉडी में से और ब्लड नहीं निकाल पाएंगे, और मुझे नहीं पता कि तुम उसके साथ कोई रोमांटिक रिलेशनशिप क्यों बना रहे हो। ये सुनकर कागनो कहता है मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच में कोई रोमांस था भी। अल्फा कहती है मुझे पता है। ऐसा बोलकर वो कागनो के शूज निकालने लगती है और वो कहती है मुझे पता है कि तुम्हारे शोल्डर के ऊपर काफी बर्डन है और मैं ये विश करती हूँ कि तुम हम पर और ज्यादा ट्रस्ट करो। इस पर कागनो से कहते हैं हाँ मैं जरूर तुम पर ट्रस्ट करूंगा। अब अल्फा वहाँ से जाने लगती है और कहने लगती है कि जब ये केस सॉल्व हो जाएगा तो तुम मुझे टूना किंग खिलाओगे क्योंकि तुमने मेरा सैंडविच खा लिया इसलिए। जिसके बाद अल्फा अपने अपीयरेंस को चेंज कर लेती है और वो कागनो से कहती है अभी के लिए तुम आराम करो, जब चीजें तैयार हो जाएगी मैं तुम्हारे पास मैसेज भेज दूंगी। अल्फा वहाँ से जाने लगती है। तभी वो बीच में रुक के कागनो से कहती है कि जो 2 लोग तुम्हारा इंटेरोगेशन कर रहे थे उन लोग को मैं क्या खत्म कर दूं। जिस पर कागनो कहते हैं नहीं, ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो सिर्फ अपनी जॉब कर रहे थे, उन्हें तो एक रिवॉर्ड मिलना चाहिए। जिस पर अल्फा कहती है ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा माइंड चेंज हुए तो मुझे जरूर बताना। वो जाने से पहले कहती है कि डेल्टा भी यहाँ पर है। ये सुनकर कागनो हैरान होकर कहता है कि क्या सच्ची में डेल्टा यहाँ है। इस पर अल्फा कहती है हाँ, वो तुम्हें काफी ज्यादा मिस कर रही थी। ऐसा बोलकर अल्फा वहाँ से चली जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कागनो काफी ज्यादा महंगी वाइन निकाल के रख रहा होता है टेबल के ऊपर और एक रूम को काफी ज्यादा सजा रहा होता है काफी ज्यादा एक्सपेंसिव चीजों के साथ। वो ये सारा सामान बैंडिट को हंट करने के बाद और एलेक्सिया के फेंके हुए कॉइन को उठाने के बाद कागनो अपने इस शैडो इन एमिनेंस के कलेक्शन को पूरा कर पाया और आखिरी में वो टेबल के ऊपर एक लेटर को रख देता है जो कि उसे आज ही रिसीव हुआ था। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि बीटा वहां पर पहुंचती है जो कि कागनो को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि कागनो काफी ज्यादा बैडेस्ट पोजीशन पर बैठा होता है और आराम से वाइन पी रहा होता है। जिसके बीटा कागनो को बताती है कि सब कुछ सेट हो चुका है। लेडी अल्फा के ऑर्डर पर जितने भी लोग अवेलेबल थे वो रॉयल कैपिटल में गैदर हो चुके हैं और उन लोगों की संख्या 114 है। ये सुनकर कागनो हैरान होकर कहते हैं कि 114। तो बीटा को लगता है कि लोगों की संख्या कम है जो कि कागनो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, इसलिए वो कागनो से माफी मांगकर कहती है कि कुछ लोग आ नहीं पाए। कागनो बीटा से कहने लगता है कि क्या तुम लोगों ने एक्स्ट्रा लोग को हायर नहीं कर लिया। इस पर बीटा कहती है तुम क्या कह रहे हो। इस पर कागनो से कहते हैं कोई बात नहीं, उसे छोड़ो। तो बीटा प्लान बताती है। उनका प्लान है साइमल्टेनियसली अटैक करना कल्ट ऑफ डियाब्लो के सीक्रेट बेस के ऊपर जो कि कैपिटल के अंदर फैला हुआ है, और सेम टाइम पर वो लोग एलेक्सिया के मैजिक को ट्रेस करते रहेंगे और जैसे वो लोग उसे ढूंढ लेंगे वो लोग उसे अपनी कस्टडी में ले लेंगे। जिसके वो बताती है कि गामा जनरल कमांड करेगी और लेडी अल्फा के साथ साथ डेल्टा उसके साथ असिस्ट करेगी। तो कागनो उस लेटर को डेल्टा को पकड़ा देता है और डेल्टा को कहता है माफ करना डेल्टा, लेकिन आज की शुरुआत मैं करने वाला हूँ। जिसके बाद वो डेल्टा से कहता है आज के बाद पूरी दुनिया हमें जानने वाली है। अगले सीन में हम लोग उन्हीं लोगों को देखते हैं जो कि कागनो को पहले टॉर्चर कर रहे होते हैं। वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि सर्वेलेंस टीम ने अभी तक कुछ भी जवाब नहीं दिया है। जिस पर दूसरा बंदा कहता है वो लोग इडियट हैं, उन्हें कोई भी आइडिया नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन कितना खतरनाक है। तभी हमें पता लगता है कि कागनो भी वहाँ पर सीढ़ी उतर के आ रहा होता है। तो लोग कागनो की तरफ एक बूट्स को फेंक देते हैं और वो लोग कागनो से हंस के कहने लगते हैं कि तुम प्रिंसेस एलेक्सिया के बूट्स के साथ क्या कर रहे हो, और वो लोग कागनो को यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कागनो कहने लगता है तो ये है तुम्हारा गेम। जिसके कागनो उस बूट्स को गिरा देता है। तो वो लोग अब कागनो से लड़ने के लिए आए रहे होते हैं। तभी उन्हें आवाज आती है पीछे कुछ गिरने की। तो वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो वही 2 लोग होते हैं जो कि कागनो का पीछा कर रहे थे। वो लोग ये देखकर कहने लगते हैं कि ये तो हमारे बंदे थे। तभी कागनो उनके ऊपर हमला कर देता है और अब वो बंदा कागनो से गुस्से में कहने लगता है कि तुम बचकर नहीं जा पाओगे, तुमने नाइट ऑर्डर के साथ ऐसा बिहेव किया है। वहीं कागनो कहने लगता है तुम्हें उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, सूरज उगने से पहले मैं सब कुछ साफ कर दूंगा। जिसके बाद कागनो अपना अपीयरेंस चेंज कर लेता है और उस बंदे को भी मार देता है। जिसके बाद उन्हें अचानक से एक ब्लास्ट की आवाज आती है जिस पर कागनो कहता है ये जरूर से डेल्टा है। वहीं दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि एक नाइट आयरिस को बता रहा होता है कि 8 अलग अलग जगह पर अटैक हो
हो रहा है और ये एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप के द्वारा हमले किए जा रहे हैं। तो आयरिस उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि सारी सिक्योरिटी टीम जाकर फोकस करे स्कूल के ऊपर और मैं जाऊंगी फ्रंट लाइन में। जिसके बाद आयरिस वहां से चली जाती है और वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है और आखिरकार एलेक्सिया है कहाँ पर। जिसके बाद हमें एलेक्सिया को दिखाया जाता है जो कि काफी कमजोर हो रही होती है और उन्हें भी बाहर के धमाकों की आवाज आ रही होती है, जिसको देखकर वो कहती है कि काफी ज्यादा आवाज आ रही है। वहीं वो साइंटिस्ट भी आ जाता है और कहने लगता है कि वो आ रहे हैं, सब कुछ ओवर हो चुका है। साइंटिस्ट काफी घबरा के कहते हैं कि सब लोग मारे जाएंगे। वहीं पर एलेक्सिया से कहती है कि नाइट्स जब तक नहीं मारेंगे जब तक उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर साइंटिस्ट कहते हैं कि मुझे उनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं उन सबको मार दूंगा। जिसके बाद वो काफी बड़े इंजेक्शन को निकाल लेता है। मैंने ये प्रोटोटाइप बनाया है जिससे ये बेकार का क्रिएचर भी यूजफुल हो जाएगा। जिसके बाद उस इंजेक्शन को उस क्रिएचर के ऊपर लगा देता है। वहीं एलेक्सिया को पता होता है कि आखिरकार होने क्या वाला है। वो साइंटिस्ट को वॉर्न भी करती है लेकिन साइंटिस्ट उसे इग्नोर कर देता है। वो क्रिएचर के अंदर से काफी ज्यादा इविल पावर निकलने लगती है और उसका साइज भी बड़ा होने लगता है और वो साइंटिस्ट को ही मार देता है। ये देखकर एलेक्सिया कहते हैं मैंने तुम्हें पहले ही वॉर्न किया था। वहीं पर वो क्रिएचर काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और एलेक्सिया को उसकी बेड़ियों से बाहर निकाल देता है। एलेक्सिया काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर उस क्रिएचर से कहने लगती है कि तुमने मेरी हेल्प करी। वहीं पर क्रिएचर और भी ज्यादा साइज में बड़ा होता जाता है जिसकी वजह से वो बिल्डिंग भी टूटने लगती है। तब एलेक्सिया जल्दी से खड़ी होकर वहां से हट जाती है। वो क्रिएचर इतना बड़ा हो जाता है कि वो बाहर ही आ जाता है, जिसको देखकर बाहर के सभी लोग डर जाते हैं। वहीं पर एलेक्सिया को साइंटिस्ट की पॉकेट के अंदर से की मिल जाती है जिसको वो अपनी चेन्स वगैरह खोल के वहां से भागने लगती है। तभी रास्ते में उसे ज़ीनोन मिलता है और वो एलेक्सिया से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा। तो एलेक्सिया से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर ज़ीनोन कहते हैं कि ये मेरी फैकल्टी है और मैंने उस साइंटिस्ट को यहाँ पर रिसर्च करने के लिए कहा था। ये सुनकर एलेक्सिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है लेकिन वो शांत हो जाती है और कहती है मुझे पहले से पता था कि तुम पागल हो और देखो अब बात सच हो गई। वहीं ज़ीनोन कहता है मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता जब तक मेरे पास तुम्हारा खून है, तुम्हारे ब्लड और उसकी रिसर्च के साथ मैं गारंटी था कि मुझे 12 सीट मिल जाएगी राउंड्स के अंदर, जिससे कि मैं अपनी स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर की बकवास की जॉब को छोड़ सकता था। जिस पर एलेक्सिया उससे कहती है कि राउंड्स कौन सा ग्रुप है। तो वो बताता है कि नाइट ऑफ राउंड हाईएस्ट रैंकिंग के नाइट होते हैं और वो और भी ज्यादा डबल मनी और फेम कमा सकता है। जिसके ज़ीनोन कहता है कि आयरिस और भी ज्यादा फिटिंग ऑफरिंग होती तुम्हारी जगह यहाँ पर लाने के लिए, बट मैं तुम्हारे साथ ही सेटल कर रहा हूँ। ये सुनकर एलेक्सिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो स्वॉर्ड निकालकर ज़ीनोन से लड़ने लगती है, लेकिन ज़ीनोन आराम से उसको रोक लेता है। जिसके बाद एलेक्सिया अपनी स्पेशल एबिलिटी का यूज करती है। ज़ीनोन कहने लगता है कि जब भी कोई तुम्हारी बहन के बारे में बात करे तब तुम्हें गुस्सा आ जाता है, लेकिन तुमने अपनी बहन का ही अटैक कॉपी किया है। एलेक्सिया के अटैक की वजह से ज़ीनोन को थोड़ी सी खरोच आ जाती है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास ये अटैक है। पर एलेक्सिया कहती है कि मैं तो और भी कुछ कर सकती हूँ। जिसके बाद ज़ीनोन कहता है कि मुझे दिखाने दो कि फ्यूचर नाइट ऑफ राउंड्स कैसा होता है। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है और एलेक्सिया की स्वॉर्ड अगर पानी में है। जिसके बाद वो एलेक्सिया को भी धक्का मार के पानी में गिरा देता है। वो उसे कहते हैं कि तुम अपनी बहन की तरह कभी नहीं बन सकती हो, अब तुम मेरे साथ आ रही हो। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर शैडो आ जाता है। ये देखकर ज़ीनोन पहचान जाता है कि ये कौन है। वहीं पर एलेक्सिया इसको देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। कागुनो कहने लगता है कि मैं हूँ शैडो, जो कि शैडो में घूमता है शैडो को हंट करने के लिए, और हो जाता है यहीं पर एपिसोड खत्म।